हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो फॉर्म भरेगा उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें आपका माइनस मार्किंग कैसे होगा। ये तीन जो मुख्य मुद्दे हैं इस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी योग्यता वाला जो पॉइंट है इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों में कि आखिर कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। इसको लेकर के हर लोग जो है तो यहाँ पर परेशान है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो हम बात करेंगे योग्यता पे, हम बात करेंगे इसके पूरे सिलेबस पे, और हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपकी इस पेपर में माइनस मार्किंग होगी। इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे इस प्रकार के हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं। कब से फॉर्म फिल होगा आपका? तो जो फॉर्म है वो आपका 28 मार्च से यहाँ पर भरा जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट होगी 27, यहाँ पर आपका 27/4/2025 यानी कि 27 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की, यानी कि आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि आप इसका फॉर्म भर सकें। तो वो लोग जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान, या फिर मेडिसिन में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट, या फिर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता रखते हैं, यानी कि कोई एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी प्रकार के खाद्य प्रौद्योगिकी तकनीकी से संबंधित कोई कोर्स किया है, या फिर आप यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई कोर्स किए हो, आपका ऑयल टेक्नोलॉजी संबंधित आपने प्रौद्योगिकी संबंधित कोई कोर्स किया हो, कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो अगर आप, पशु चिकित्सा वेटनरी अगर आपने किया है, इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड है आपका, जैव रसायन विज्ञान है आपका, या फिर माइक्रोबायोलॉजी है आपकी, या फिर केमिस्ट्री है आपका, या फिर मेडिसिन है, इन सब में अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है यानी कि आप बैचलर हैं, या फिर आप यहाँ पर स्नातकोत्तर यानी कि आप मास्टर डिग्री है, या फिर आपके पास पीएचडी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ कोर्सेज यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं कि अगर ये कोर्स आपने किया है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि खाद्य इंजीनियरिंग कोई अगर किया हो यहाँ पर तो वो फॉर्म भर सकता है। खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीकी है अगर किसी के पास डिग्री तो वो भर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण से संबंधित अगर किसी के पास डिग्री है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी से संबंधित, खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन अगर किसी ने किया है तो भर सकता है। खाद्य जैव प्रौद्योगिकी है अगर आपके पास तब भी आप भर सकते हैं। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन है अगर आपके पास तो आप भर सकते हैं। खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन है तब भी भर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित आपने कोई यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई कोर्स किया है तो आप भर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन अगर है भर सकते हैं। प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग तब भी भर सकते हैं। यहाँ पर कृषि विज्ञान के अंतर्गत अगर आपने ये कोर्स किए हैं, जैसे कृषि से एग्रीकल्चर से संबंधित आपने कोई कोर्स किया है एग्रीकल्चर से, जैसे बीएससी अगर कोई करता है, एमएससी किया हुआ है, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोई किया है, जैव प्रौद्योगिकी है किसी के पास, बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी, डेयरी अगर तकनीकी से आपने कोई कोर्स किया है, मत्स्य पालन में कोई कोर्स किया है, खाद्य तकनीकी में अगर आपने कोई कोर्स किया है, खाद्य पोषण एवं आहार विधा में आपने अगर कोई कोर्स किया है, हार्टिकल्चर है अगर आपके पास, तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने इनमें से कोई भी कोर्स किया है, कोई भी आपके पास रिलेटेड कोर्स है, या फिर आपके पास इन सब्जेक्ट में आपने जो भी कोर्स किया है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, कोई कोर्स आपके सब्जेक्ट में है, आपके ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है, या फिर पीएचडी में है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी रही। तो अगला है यहाँ पर आपका पोस्ट संख्या, यानी कि कितने पद हैं आपके। तो यहाँ पर पदों की बात करें तो कुल पद जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर वो 120 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 120 पद हैं यहाँ पर आपके,
जिनमें से 106 पद जो है आपके 87% वालों के लिए है और 14 पद जो है वो आपके 13% वालों के लिए यहाँ पर आरक्षित है। तो यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है, 120 है। एमपीपीएससी के तुलना में जो सिविल की आती है वैकेंसी, उसके तुलना में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने एमपीपीएससी में कितनी वैकेंसी दी थी, इस बार 158 के आसपास वैकेंसी थी, तो 120 इन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी दिया है, तो बहुत अच्छा है। तो यानी कि 106 आपकी 87% के लिए है और 14 आपके 13% के लिए है। तो पोस्ट संख्या भी यहाँ पर आपकी अच्छी है, 120 के आसपास। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इसके सलेबस की, कि आखिर इसका क्या सलेबस है, और फिर उसी में हम लोग बात करेंगे माइनस मार्किंग की भी। सलेबस की बात करने से पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आपका टोटल जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर 2 खंड में पेपर होगा आपका, खंड आ और खंड बा। यहाँ पर खंड आ में आपका सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 50 होंगे, और जो पूर्णांक होगा 50 प्रश्नों के लिए वो 150 होगा। यानी कि हर प्रश्न पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। यानी कि 50 प्रश्न पे कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, 150, यानी कि 150 नंबर पर प्रश्न के लिए 3 नंबर का यहाँ पर आपका जो तो होगा। ये किसके लिए है, खंड आ के लिए, जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा। फिर इसके बाद जो आपका खंड बा है उसमें खाद्य विज्ञान तकनीकी से संबंधित जो है तो आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। यहाँ से आपके कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। नंबर कितने होंगे, 300, यानी कि पर प्रश्न के लिए यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको 300 नंबर का यहाँ पर जो है तो खंडवा होगा। और फिर इसके बाद जो आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू, वो आपका 50 नंबर का होगा। तो यानी कि आपका 150 का तो क्या हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया आपका खंड आ, और फिर 300 का आपका क्या हो गया यहाँ पर, 300 का खंडवा, यानी कि टोटल ये कितने का हो गया आपका 450 का, 450 का ये हो गया। और 50 का आपका यहाँ 450 का पेपर और 50 का आपका यहाँ पे इंटरव्यू, टोटल 500, यानी कि कुल 500 प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है तो आपके होंगे। और मेरिट जितनी भी जाएगी उस हिसाब से जिसको नंबर मिलेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको नंबर समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने यहाँ पर नंबर रखे गए हैं। तो खंड आ में 50 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन से, और खंड व में आपका खाद्य विज्ञान और तकनीकी से 100 प्रश्न होंगे 300 नंबर के लिए। और टाइम यहाँ पर 3 घंटे का होगा, यानी कि यहाँ पर आपके जितने प्रश्न हैं उनको सही करने का समय आपके पास 3 घंटे का होगा। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग की, फिर इसके बाद सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग की बात करें तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि एक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। लेकिन अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई एक प्रश्न सही किया, आपको 3 नंबर मिला, फिर अगला प्रश्न आपने यहाँ पर गलत कर दिया, तो यहाँ पे जो आपको 3 नंबर मिला था उसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के आपको कितना मिला, 2 नंबर। ऐसे ही पूरी प्रक्रिया चलती जाएगी। आप जो प्रश्न सही करेंगे उसमें 3 नंबर मिलेगा, और जैसे ही कोई अगला प्रश्न आप गलत कर देंगे तो जो नंबर आपको मिला है उसमें से 1 नंबर वहां पे आपको वो माइनस कर देंगे। ऐसी पूरी प्रक्रिया आपकी माइनस मार्किंग में चलेगी यहाँ पर। तो एक प्रश्न सही करने पर 3 नंबर, एक प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर। जो सही किया है आपने उसमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहाँ पर आप देखें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदाय होंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। 3 जो राइट होंगे उनके लिए, 1 जो होगा यहाँ पर रॉन्ग। तो ये आपकी पूरी पद्धति रहेगी, यानी कि 3-1 का, 3 नंबर राइट के लिए, 1 रॉन्ग के लिए और बराबर 2। तो यानी कि ऐसी पूरी प्रक्रिया आपकी यहाँ पर चलेगी, किसके लिए, माइनस मार्किंग के लिए। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस की। तो ये रहा आपका यहाँ पर सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस है आपका जो सेक्शन ए है सामान्य अध्ययन का, उसको देख लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन में जो आपका पहली यूनिट है खंड आ, है ना, खंड आ हम लोग देख रहे हैं, या फिर सेक्शन ए देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का। तो उसमें इकाई 1 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य, ये आपका यूनिट 1 है। फिर इसके बाद आपका इसमें यूनिट 2 जो है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में, वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं प्रमुख नदियां और पर्वत है। फिर दूसरा यहाँ पर जलवायु, मौसम, मिट्टी, तापमान,
वर्षा, वनों के प्रकार और यहाँ पर आपके वनोपज हैं। फिर है यहाँ पर कृषि है, आपकी प्रमुख फसलें हैं, सिंचाई स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं हैं, ताप विद्युत परियोजना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज हैं। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये आपका यूनिट 2 में है। फिर इसके बाद इसमें जो आपकी यूनिट 3 आती है, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी वाला जो मध्य प्रदेश का पार्ट है। तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर राजनीति वाला या पॉलिटी देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर। फिर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं। फिर है राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग आपका। फिर है अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, यानी कि कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के जो आपके आयोग हैं वहां से। फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, जब आपका ये 2020 में जो एमपीपीएससी का सिलेबस बदला था उसके पहले जो सिलेबस था उसमें आपके कई सारे जो एक्ट थे वो यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। तो SC/ST एक्ट पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार, पेशा अधिनियम 1996 पूछेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मध्य प्रदेश गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये आपके कुछ एक्ट हैं जो पूछे जाएंगे पॉलिटी वाले पार्ट में। फिर आता है आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। मध्य प्रदेश का इकोनॉमी यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य परिचय एक तरीके से, मध्य प्रदेश की कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति। फिर यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास। फिर है आपका मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति। फिर अगला पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य, व्यवसायिक सुगमता, यानी कि कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना हो मध्य प्रदेश में तो कितना आसान है, कितना सुगम है। बहुआयामी आपका जो गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपका जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा वो। और मध्य प्रदेश की स्थिति हमें यहाँ पर जो है तो अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की स्थिति एक तरीके से, ये आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है। फिर इसके बाद आ जाता है इकाई 4 या यूनिट 4 आपकी, इसमें आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियां जो आपके अभी एमपीपीएससी में 10 यूनिट शामिल है वहां पर जो है तो मध्य प्रदेश की जनजातियां इसमें यूनिट 4 में दिया गया है। विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। ये पूरा जो है तो आपका यूनिट 10 का जो सिलेबस एमपीपीएससी का उन्होंने कॉपी कर दिया है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, यानी कि पूरा आपका यूनिट 10 यहाँ पर कॉपी है। फिर इसके बाद आपकी जो 5वीं यूनिट है जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन में, वो है आपके अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स। फिर यहाँ पर है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, वही करंट अफेयर्स पूरा। मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी है आपकी यूनिट 5 में, तो यानी कि कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपका एमपीपीएससी में यूनिट 9 है वो यहाँ पर दिया गया है, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी जो आपका होता है, तथा आधारभूत ज्ञान, ये यहाँ पर आपको पढ़ना है यूनिट 5 में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए था वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका सेक्शन बी। क्या आएगा अब यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन बी आपका। सेक्शन बी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या है, बेसिक फूड साइंस, सामान्य जो आपके भोजन के बारे में जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्यान्न के बारे में आपको जानकारी, खाद्य के बारे में जानकारी, भोजन के बारे में, और प्रिजर्वेशन उसको सुरक्षित रखने की जानकारी, आपको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ये जानकारी आपको
फिर उसके बाद है ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक भोजन क्या है हमारे यहाँ के, देयर इंपोर्टेंस, उनका महत्व क्या है, रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ यहाँ पर इट राइट चैलेंज इन इंडिया क्या है, और आपका ट्राइबल फूड ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि जो ट्राइब्स क्या खाते पीते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट आपका, यानी कि आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, और फिर उसके बाद है यहाँ पर आपका मेटाबॉलिक पाथवे आपका, फिर क्या है आपका यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर एंड मिनरल्स, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर जो है तो हमें या तो फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है या फिर बायोलॉजी वाला जो पार्ट है उसका टॉपिक है। फिर यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल, एसिड, बेस, बफर, केमिकल एंड कोलाइड्स, ये सारे पॉइंट आपको यूनिट 1 में देखने हैं। यूनिट 2 में है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, यूनिट 2 में क्या है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित चीजें हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन क्या है इसका आपका, और मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है यहाँ पर। फिर है आपका फूड पॉइजनिंग, फूड बोर्न डिजीज, फूड टॉक्सिन, रैपिड मेथड इन डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ पर आपके फूड फर्मेंटेशन कैसे होता है, फर्मेटेड फूड प्रोडक्ट एंड बेवरेज। फिर आपका है यहाँ पर फूड स्पॉइलेज ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, सेरेल, पल्सेस, ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैनेड फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है तो आपको पढ़ने वाली चीजें यहाँ पर। माइक्रोबियल टेक्निक यहाँ पर देखना है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, देयर मॉर्फोलॉजी है, कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन है, एसपीसी, टीपीसी, ये है आपके यहाँ पर। फिर यूनिट 3 यहाँ पर देखें तो फूड एंड न्यूट्रिशन है आपका, यूनिट 3 क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन है आपका। इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन, इट्स फंक्शन कैसे काम करता है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, और सोर्स क्या क्या है ये बताना है। बैलेंस डाइट क्या होती है ये बताना है। रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस आपका आरडीए जो है वो बताना है। बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म बताना है आपका, बीयू, एनपीयू, बीएमआर, आपका पीईआर, बीएमआई कैलकुलेशन ये कैसे होता है ये बताना है। टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल स्टेटस, कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन इंडिया बताना है हमें। एमडीएमपी, आईसीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और फिर उसके बाद माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, यानी कि जो आपका माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन से जो डिफिशियंसी डिजीज होती हैं और उनसे कैसे उन प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इसके बारे में बताना है। आपका यूनिट जो 4 है यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज से है। क्या है आपका यूनिट 4, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज से है, यानी कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, पैकेजिंग कैसे की जाती है, स्टोरेज कैसे किया जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के क्या सिद्धांत हैं और उसका क्या प्रक्रिया है, मेथड क्या है। थर्मल एंड नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताना है। इसके बाद हमें बताना है फूड पैकेजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड पैकेजिंग, टाइप ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग लॉ एंड रेगुलेशन, इवेल्युएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, पैकेज्ड कमोडिटीज रूल, ये सारी चीजें जो तो हमें पढ़ना है। नोवेल टेक्नोलॉजीज इन फूड पैकेजिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट बताना है। फूड स्टोरेज कैसे होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर बताना है कि स्टोरेज जहाँ पे होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रैक्टिसेस किस प्रकार की करनी पड़ती हैं। इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन विथ स्टोर्ड प्रोडक्ट का क्या होता है, मतलब कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसके आसपास का कैसा होना चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है तो कोल्ड स्टोरेज नाम से ही पता है भाई, वो कोल्ड, उसको ठंडा बना के रखा जाता है जिससे चीजें खराब ना हो। फिर यहाँ पर है आपका 5th यूनिट, इंडियन फार्मिंग सिस्टम, भारत में कैसे फार्मिंग की जाती है वो बताना है। तो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम बताना है।
कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम बताना है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम हमारे यहाँ कैसे होता है वो बताना है। लाइव स्टॉक आपका जैसे कि डेयरी, पिगरी, गोट्री, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम, ये सारी चीजें हमें, जैसे कि पशुपालन में आपका बकरी पालन, पोल्ट्री आपका मुर्गी पालन है ना, सुगर पालन, पिगरी, ये सारी डेयरी, ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपका हॉर्टिकल्चर बताना है हमें, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरीके की चीज है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो है। फिर एक्वा कल्चर क्या होता है आपका, डक पोल्ट्री कम फिश वाला जो है, मतलब डक यानी जो बतख के साथ साथ आपको फिश यानी कि मछली पालन कैसे होता है, डेयरी कम फिश यानी कि डेयरी के साथ साथ फिश मछली पालन कैसे होता है, पिगरी कम फिश यानी कि सुगर पालन के साथ साथ आप जो है तो फिश पालन कैसे, मछली पालन कैसे कर सकते हैं। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी इंटरप्राइजेस एंड लाइवलीहुड कंपोनेंट फॉर द फार्मर्स, इसके बारे में बात करने यहाँ पर आपको पढ़ना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका अगला है कॉमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स बाय नाबार्ड, ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड KVKS के बारे में यहाँ पर हमें जो है तो पढ़ना है। स्कीम एंड प्रोग्राम बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रमोशन एंड फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपका यूनिट 6 है, जैसे फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड हमें मेंटेन कैसे करना है। यूनिट 7 है आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर आप नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहां पे आप जुड़ जाइए, मैं ये PDF वहां पर शेयर कर दूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 7 में आपका इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। फिर यूनिट आपका जो 8 है, इसमें एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है, यहाँ पर एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं मिल्क वगैरह, उनको कैसे प्रोसेस किया जाता है, मीट वगैरह ये सब। यूनिट 9 है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। फिर आपका यूनिट 10 है यहाँ पर फूड लॉ रेगुलेशन, यानी कि फूड लॉ से रिलेटेड जो लॉ बनाए गए हैं, रेगुलेशन, उनको बताना है। सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम बतानी है हमें यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर जो है तो 10 यूनिट आपके किसमें है, जो सेक्शन बी है आपका, उसमें 10 यूनिट है यहाँ पर। और ये कितने के आ रहा है, तो यहाँ पर जो तो ये यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो यानी कि आप मान करके चले 10 प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न आपके 10 यूनिट हैं, 10 प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स कितना है, 300 है, यानी कि पर आपके एक प्रश्न पे 3 नंबर आपको मिलेंगे, 300 मार्क्स का, यानी कि हर यूनिट से लगभग आपका 30 नंबर का यहाँ पर जो तो आएगा, 10 यूनिट से 300। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस मैंने यहाँ पर चर्चा किया। यहाँ पर मैंने योग्यता चर्चा की, यहाँ पर मैंने जो है तो माइनस मार्किंग की चर्चा की, फॉर्म कब से भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, इसकी चर्चा की। ये तमाम जो है तो चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस की। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, यथासंभव हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।